नमस्कार, दिस इज़ दिनेश शर्मा। फिजिक्स की बात पे जो हम आजकल बातें कर रहे हैं, इन बातों को आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और मैं फॉलो कर रहा था कि आप काफ़ी वीडियोस को बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं। सो दिस इज़ रियली इनकरेजिंग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं रेडिएक्टिविटी की, दिस इज़ इन फैक्ट फॉर क्लास 10th ICSE बोर्ड एंड द सेम थिंग इज़ फॉर ऑल बोर्ड्स 12th क्लास ऑल्सो। व्हाट इज़ बेसिक आइडिया अबाउट रेडिएक्टिविटी, हम इसकी बात करेंगे। 12th क्लास के लिए हम इसमें कुछ टॉपिक बाद में और भी ऐड करेंगे। फिलहाल लेट मी टेल यू इन फिजिक्स की बात आज हम बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ रेडिएक्टिविटी। नंबर 2, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ बैकरेल रेज। नंबर 3, व्हाट इज़ अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। एंड नंबर 4, व्हाट इज़ डिफरेंस अमंग ऑल दिस 3 अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। सो लेट अस स्टार्ट मी विद रेडिएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी का जो स्टोरी है, दिस स्टार्ट्स इन ईयर 1896 एंड you all know that radioactivity was accidentally discovered in the drawer of a French scientist and his name was Mr. Henri Becquerel. And when he was working with the compound of uranium, in fact it was uranium potassium sulfate, or more specifically you must say this is potassium uranyl sulfate. पोटेशियम यूरानाइल सल्फेट। सो इस कंपाउंड से ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट सम रेडिएशंस शुड बी एमिटेड, लेकिन वो उनका कुछ इंटेंसिटी के ऊपर ही वॉज बिट वरीड, उनके ऊपर काम वो कर रहे थे। एंड एक्सीडेंटली वन डे ही डिस्कवर्ड दोज रेडिएशंस। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए जो एक्सरेज का डिस्कवरी किया था विल्हेम रॉयंटसन ने, वो भी ऑलमोस्ट उन्हीं दिनों में किया था। तो बैकरेल वाज क्लोजली ऑब्जर्विंग ऑल द वर्क ऑफ मिस्टर रॉयंटसन एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग इन हिज एक्सपेरिमेंट्स आल्सो एंड ही वाज डिलाइटेड टू सी दैट थिंग। तो उसने उन रेडिएशंस को नाम दिया बैकरेल रेज। सो दीज वर कॉल्ड बैकरेल रेज। तो बैकरेल रेज वर द इनविजिबल रेडिएशंस which were coming, which were getting emitted from this compound of uranium। और ऐसे बहुत सारे और भी compounds में से इन रेडिएशंस को देखा गया। और ऑलमोस्ट उन्हीं दिनों में मैडम मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, दे वर ऑल्सो वर्किंग ऑन सम ore of uranium. this was pitch blende, और pitch blende में इनफैक्ट दिस इज़ एन ore of uranium, और इसमें से वो आइसोलेशन करना चाह रहे थे दो एलिमेंट्स का, पोलोनियम और रेडियम। तो पोलोनियम तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन रेडियम क्लोराइड किया था इनफैक्ट, और उनका भी काम कुछ ऐसा ही चल रहा था। ऐसी ही रेडिएशंस यहाँ भी दिख रही थी। एंड मैडम मैरी क्यूरी गेव दिस एंटायर दिस रेडिएशंस जो ये एमिट हो रही थी, और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। जो भी कुछ ये हुआ, दिस प्रोसेस वाज called radioactivity. So you can say the term radioactivity, it was coined by Madame Marie Curie, who was a Nobel Prize Physics winner in year 1903 with the Marie Curie, Pierre Curie and Henri Becquerel. बाद में जब उनके हस्बैंड का डेथ हो गया 1906 में, and she was working alone on the similar projects, तो 1910 में she was able to isolate रेडियम क्लोराइड में से रेडियम। तो जब रेडियम शी वॉज एबल टू आइसोलेट, सो फॉर दैट डिस्कवरी शी गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 1911, राइट। एंड उनकी जो डॉटर थी एरिन क्यूरी, शी ऑल्सो वर्कड ऑन द सेम, and she was also given Nobel Prize with her husband in year 1935, and that was for artificial radioactivity. तो ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। लेकिन 1935 से 1 year before, in 1934, Marie Curie, she died of the extra exposure of radiations to her body because she was working on such radiations for a long time. So anyhow, pitch blende के ऊपर काम करते हुए she coined this term radioactivity, and the radiations which were coming out, these were invisible radiations. These are just the same as that of Becquerel rays. So this was the basic idea of this radioactivity, and these radiations are called radioactive radiation. Those substances which can emit such radiations, these are called radioactive substances. So we can define the radioactivity as, radioactivity is the spontaneous decay of some unstable nucleus, right? What we said,
This is spontaneous decay of a nucleus of an atom which is unstable, in which what happens, in which some penetrating radiations like alpha or beta and gamma are emitted. Now what does it mean? Radioactivity is a spontaneous decay. That means बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये टिपिकली एक न्यूक्लियर फिनोमेनन है और अपने आप जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा उसमें से अपने आप ये डिके होगा. और डिके किसका होगा? तो अल्फ़ा और बीटा दोनों इकट्ठा कभी भी नहीं होंगे. अल्फ़ा और बीटा एंड फॉलोड बाय गामा. So this is a definition of radioactivity. The next topic is now electrical nature of Becquerel rays. दो लोगों के नाम लेंगे हम यहाँ पर. वन वाज मिस्टर रदरफोर्ड, जिनका नाम आप जानते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए, एंड सेकंड नेम इज़ मिस्टर वलार्ड, जिनका नाम थोड़ा लेस नोन है, बट ही इज़ नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑन गामा रेज. गामा रेडिएशन जो चार्जलेस होती हैं, हाईली एनर्जेटिक होती हैं, उनको डिस्कवर करने में वलार्ड ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया था. और वलार्ड की इनपुट्स को ही यूज़ करते हैं रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में. एंड व्हाट हिज एक्सपेरिमेंट वाज एम्ड एट just to see that what is there in the radiations, these invisible radiations, they are comprising of what. So तीन तरह के बाद में पता लगा कि components होते हैं. उसके लिए जो सेटअप करते हैं रदरफोर्ड, वो सेटअप क्या है? तो this is one cavity of lead whose nucleate form can be written as 82 and this is 206. ये इसका atomic number, mass number, this is stable nucleus है ये. और lead element is known for कि इसमें से कोई भी ये जो penetrating radiations हैं ये उसमें से क्रॉस नहीं कर सकती हैं, they can't penetrate. तो इसलिए lead का कैविटी रखा जाता है और उसके बीच में ये वो सैंपल है, दिस रेडिएक्टिव सैंपल, जहाँ से वो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं. और उन रेडिएशंस को रदरफोर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो कर रहा हूँ कुछ ऐसे क्रॉस के साथ. नो व्हाट दिस क्रॉस मीन? तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसा क्यों शो कर रहे हैं. देखिए मेरे पास एक डार्ट है एंड डार्ट जो हम निशाना लगाते हैं कहीं पर, उसमें एक तरफ क्रॉस लगा होता है, एक तरफ पिन लगा होता है. जब वो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको पिन दिख रहा है, आपसे दूर जा रहा है आपको क्रॉस दिख रहा है. तो जब दूर जा रहा है आपसे देन आपको क्रॉस दिख रहा है, और जब वो आपकी तरफ आ रहा है तो उसको पिन दिख रहा है. तो पिन मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. क्रॉस मीन इट इज़ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. आप जानते हैं कि दिस इज से सम मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ, देन इस तरह चला. दिस इज क्लोज लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. और यहाँ तो खैर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो दिस फील्ड इज़ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो इस मैग्नेटिक फील्ड में से जब ये रेडिएशंस जा रही हैं तो क्या देखा जाता है कि कुछ रेडिएशंस का ट्रैजेक्टरी इस तरह से है और कुछ रेडिएशन का ट्रैजेक्टरी इस तरह से है. तो इसको समझने के लिए कि ये कौन सी हैं, ये कौन सी, ये तो खैर दिख रहा है कि ये तो गामा होंगी बिकॉज दीज आर चार्जलेस, दीज आर हाईली एनर्जेटिक, ये गामा है. लेकिन ये दोनों कौन सी हैं, इसको समझने के लिए हम एक रूल की बात करते हैं एंड दैट रूल इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. So what is Fleming's left hand rule? This will help you in understanding exactly what is happening here. तो मैं लेफ्ट हैंड लूँगा और उसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, राइट. ये F, B and I. F is for force, B is for magnetic field and I is for the डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. इसको आप कैसे भी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कैसे भी FBI आप याद रख लें. ओके, अब ये है मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले तो इस फील्ड को हम रखेंगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ये अब हम इस फिंगर को सेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. यदि यहाँ को पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं तो उनके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए. तो जिन पार्टिकल्स पे फोर्स यहाँ को लग रहा है दीज आर पॉजिटिव चार्जेस. तो ये कंफर्म हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं. और इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का फोर्स यहाँ को हो तो यदि इस पर नेगेटिव भी होंगे तो उनका फोर्स पॉजिटिव के उल्टा होता है. वहाँ पर भी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ही लगाते हैं.
मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स यहाँ की बजाय यहाँ बोलिए, उसका उल्टा बोलना है. इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, फोर्स इज अलोंग दिस. इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, फोर्स इज नॉट हेयर, फोर्स विल बी ऑपोजिट इट. ऐसा रख के ही आप बोलिए कि फोर्स यहाँ को है. तो यहाँ वाले जो राइट साइड वाले पार्टिकल्स हैं, दिस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इनको नाम दिया जाता है बाद में अल्फा पार्टिकल्स, जिनका सिंबल है ये अल्फा. और इनको नाम दिया जाता है बीटा पार्टिकल, सिंबल इज बीटा. और इनको नाम दिया जाता है गामा रेज, तो गामा रेज हैं ये. और जैसा कि हमने कहा कि एक पार्टिकल होगा तो अल्फा पार्टिकल होगा, उनका स्ट्रीम होगा तो अल्फा रे, अल्फा रेडिएशंस कह सकते हैं. एंड सेम इज हेयर आल्सो, दिस इज बीटा रेडिएशंस और एक गामा रेडिएशंस हैं. अब हम यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की जगह अल्फा रे वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है कि अब एक सैंपल में अब एक तो न्यूक्लियस है नहीं, इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. यू नो इट वेल कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उतने ही न्यूक्लियाई होंगे. तो जब एक न्यूक्लियस डिके होगा तो एक अल्फा पार्टिकल, जब लाखों न्यूक्लियाई होंगे तो लाखों अल्फा पार्टिकल्स. तो these alpha particles, they give rise to alpha ray or alpha radiation, and same is with beta and gamma. So this was all when the magnetic field was applied in the path of this Becquerel rays or this invisible radiation. It was seen that there are three types, alpha, beta and gamma. अब सेम यही प्रोसेस जब इसके रास्ते में इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखिए. तो व्हाट वी डू, द सेम सेटअप, सेम लेड कैविटी इज देयर. So these radiations are coming out, and what we do, we simply apply an electric field. यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट यदि लगा दी जाए तो what we see, some particle they go toward this side and some particle they go like this. तो ये वाली particles which are going towards the negative plate are positively charged alpha particles, and those particles which are going to the positively plate, these are called negatively charged beta particles. So these are alpha, beta, and this is gamma. So this is a simple electrical इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होना चाहिए था. एक बात आप देखिए कि इनका ट्रैजेक्टरी कैसा है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गई, काफी देर से हुए. इसका रीजन है कि लाइट है और ये मैसिव है. लाइट पार्टिकल को फोर्स लगाना इजी काम है, ये इजीली डाइवेट होगा. मैसिव पार्टिकल इजीली डाइवेट नहीं होगा. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे 12th क्लास के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस. So this is all regarding the electrical nature of Becquerel rays, and it was found that Becquerel rays are of 3 types. तो अब हम इन तीनों टाइप्स में डीके होता कैसे कैसे है फिर उसकी बात करना शुरू करेंगे. So what is alpha decay? उसको समझने के लिए सबसे पहले समझें कि what is alpha particle. So alpha particle is double ionized helium atom. This is a helium nucleus and this is a K shell. 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों निकाल दिए, that becomes He2+. So this is double ionized helium atom. मैंने क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियस. तो यही अल्फा पार्टिकल है. और न्यूक्लाइड फॉर्म में इसको लिखते हैं He2 4. और मास इन टर्म्स, दिस इज 4 times roughly, it's 4 times the mass of proton. It's quite massive particle which is positively charged. और एक बात आपके जानकारी के लिए और कि हीलियम का एटम और हीलियम का न्यूक्लियस, सॉरी हीलियम का आयन, इन दोनों के लिए, हाँ न्यूक्लियस ही है, ये न्यूक्लियस ही है. तो हीलियम का एटम एंड न्यूक्लियस दोनों के लिए न्यूक्लियड फॉर्म सेम है. दैट मीन इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो, यहाँ है यहाँ नहीं है, है इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन दोनों के लिए सेम न्यूक्लियड फॉर्म, बिकॉज न्यूक्लियड फॉर्म नेवर टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस ओनली टेल्स यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर. Anyhow, so in alpha decay what happens, in alpha decay say we are having some element x z a, ये इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर. जब इसमें से अल्फा डीके होगा, मीन अल्फा पार्टिकल बाहर जाएगा, एमिट होगा, तो क्या बचेगा, तो z में से 2 एटॉमिक नंबर लेस हुआ तो z -2 रह गया, और a में से 4 माइनस किया तो a -4. because this atomic number changes, you can say it decreases by 2. so this is new element. तो पीरियोडिक टेबल में तो पोजीशन ही चेंज हो गया, तो एलिमेंट नया होगा. सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अल्फा डीके. सो व्हाट यू कैन सी इन अल्फा डीके, द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 2 एंड द मास नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 4. प्रोटॉन नंबर decreases by 2. Neutron number also decreases by 2, but mass number is decreasing by 4. 2 proton, 2 neutron as a whole, 4 mass number is decreasing. और इसके कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें हम, वी कैन टेक बिस्मथ.
bismuth is 83 and this is 212. जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल का डीके होगा, so we are left with 83 minus 2 is 81 and this is 208 and this is thallium. So we get thallium. So this is one example of alpha decay. One more example can taken as 92 238. This is uranium. और जब इसमें से अल्फा डीके होगा तो क्या रहेगा? 92 minus 2 is 90 and this is 234. So this is thorium. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि this is also change in the atomic number by 2 and mass number by 4. So these are two simple examples of alpha decay. और ये decay क्यों होता है? तो decay इसलिए होता है ताकि एक unstable nucleus एक stable nucleus में convert हो सके. यहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ ये stable नहीं है. तो stability का benchmark क्या है? stability की पहचान क्या है? तो stability की पहचान है mass number 210. यदि 210 मास नंबर से कम मास नंबर होगा, जैसे लेड है, लेड इज 82 pb एंड दिस इज 206, तो ये मास नंबर कम है तो ये स्टेबल है. इसके एक स्टेप आगे चलिए बिस्मथ की बात करते हैं. अभी देखा आपने बिस्मथ इज अनस्टेबल. तो बिस्मथ को क्या होना पड़ा? बिस्मथ को एक अल्फा पार्टिकल को डिके करके इसको स्टेबल होना पड़ा. लेकिन यहाँ तो ये भी स्टेबल नहीं है. यू कैन सी 234 है, 210 चाहिए थे. ये बार बार और आगे डिके होता रहेगा और काफी लंबे चेन के बाद अल्फा बीटा पार्टिकल के बाद इट कैन फाइनली कन्वर्ट टू दिस. तो ये रिएक्शन भी हम कर सकते हैं. दिस इज हाउ अल्फा डिके टेक्स प्लेस. अल्फा डिके में हम बात करते हैं एक क्यू वैल्यू की. व्हाट इज क्यू वैल्यू? क्यू वैल्यू इज बेसिकली डिफरेंस इन द एनर्जीज, रेस्ट मास एनर्जीज. होता क्या है कि इसका रेस्ट मास जो अनस्टेबल था इस तरफ वाला उसका ज्यादा होता है और उनका मिलाकर जो रेस्ट मास बनेगा वो कम होता है. डिफरेंस इन द रेस्ट मास, राइट. तो मास में कमी है तो उस मास को यदि हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू. सो इफ आई से दैट इन दिस साइड, लेट मी टेक ओनली वन इक्वेशन. इस तरफ इनका जो रेस्ट मास एनर्जी वो यू आई है इनिशियल, इन दोनों का रेस्ट मास एनर्जी है यू फाइनल. तो ये ज्यादा है और वो कम है, तो यू आई माइनस यू फाइनल, यही तो हुआ क्यू वैल्यू. एंड व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस? क्यू वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही इन प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो हमारा साथ में ये पार्टिकल बना हुआ है इनका एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, उनका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा. दैट मीन दिस पार्टिकल बी मोर एनर्जेटिक इफ दिस क्यू वैल्यू इज मोर. और एक और बात, इसे कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस. जो डिके हुआ और जो बना उसे कहते हैं, this is called a daughter nucleus. Parent nucleus and daughter nucleus. So this is the idea of Q value and this is all regarding alpha particle. इसके बाद हम बात करते हैं बीटा डिके की. तो why beta decay occurs? तो बीटा डिके is also a nuclear phenomenon जहां पर एक बीटा पार्टिकल निकलता है. सबसे पहले देखें कि what is बीटा पार्टिकल. तो बीटा पार्टिकल इनफैक्ट जनरली हम बोलते हैं कि दिस इज न्यूक्लियर ओरिजिन का इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कह रहे हैं. एंड समटाइम दिस कैन बी द पॉजिट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियर ओरिजिन. ये दोनों ही बीटा पार्टिकल है, ये बीटा माइनस और ये बीटा प्लस. लेकिन जब तक ना कहा जाए तो हम बीटा माइनस को इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं. नॉर्मली इसका डिके हो तो बीटा माइनस डिके और इसका डिके हो तो दिस इज बीटा प्लस डिके. तो क्या ऐसा कहा जाए कि बीटा डिके दो तरह का होता है? आंसर इज यस, बीटा माइनस और बीटा प्लस. लेकिन 10th क्लास के सिलेबस में इसकी बात नहीं की गई है, ओनली दिस इज बीइंग टॉक्ड. लेकिन आपके मन में ये बिल्कुल ध्यान में है कि ऐसा भी होता है. बात करते हैं कि बीटा डिके होता क्यों है. अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, राइट. और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा नहीं कि पक्का ये न्यूट्रॉन ही है ये प्रोटॉन ही है. दे गेट चेंज्ड इनटू वन अनदर. अब मान लीजिए स्टेबिलिटी के लिए जितने न्यूट्रॉन चाहिए उससे ज्यादा न्यूट्रॉन है हमारे न्यूक्लियस में, तो वो न्यूट्रॉन क्या करेगा? दैट न्यूट्रॉन विल ट्राई टू चेंज इनटू प्रोटॉन. और ये जब प्रोटॉन में चेंज होगा तो प्रोटॉन में चेंज कैसे होगा, राइट. तो इस रिएक्शन में देखते हैं कि न्यूट्रॉन is changing into proton. Neutron is 0 and 1, right? Atomic number, mass number. Proton is 1p1. अब रिएक्शन बैलेंस करिए तो ये 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 कैसे होगा? इट इज -1. 1 - 1 is 0.
एंड यहाँ पे 1 है, दिस इज -1 e0, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं। So beta particle is an electron of the nuclear origin when one neutron changes into proton. This neutron transforms into proton and we get beta particle. Such decay is called beta minus decay or simply beta decay. 10th क्लास के लिए आप इसको simply beta decay भी कह सकते हैं, 12th में जाकर इसको beta minus decay बोलेंगे। तो this is one. लेकिन यहाँ खास बात ये है कि कुछ और कंजर्वेशन लॉस को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल कभी इस तरह से एमिट नहीं करता, इसके साथ एक और पार्टिकल एमिट करता है जिसको लिख रहे हैं हम न्यू, और बार लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो भी साथ में निकलते हैं, यानी कंप्लीट रिएक्शन क्या हुआ कि न्यूट्रॉन जब भी कन्वर्ट करेगा प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में, साथ में ये पार्टिकल बाहर जाएगा, राइट। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन स्टेबल है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर आते ही न्यूट्रॉन एकदम से डिके कर जाता है। तो कैसे डिके करता है यू हैव सीन। अब बात करते हैं दूसरे डिके की, विच इज बीटा पॉजिटिव, बीटा प्लस डिके। तो बीटा प्लस डिके क्या होता है, तो बीटा प्लस डिके में अब एक प्रोटॉन ने जब कन्वर्ट होना है न्यूट्रॉन में, दिस इज 1p1 0 and 1, तो ये क्या होगा, दिस विल बी, see 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1. So this is when the proton changes to neutron, तो this is positron, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका उल्टा पार्टिकल, और साथ में यहाँ पर न्यू, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। तो आपने क्या देखा कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, पिछले में इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पॉजिट्रॉन है, पिछले में एंटी न्यूट्रिनो था, यहाँ पर न्यूट्रिनो है। So this is beta plus decay, जहां पर when proton gets converted into neutron, it is emitting one positron and one neutrino. So this is all regarding how the beta decay takes place, and there are two types, beta minus and beta plus. और इस रेफरेंस में एक बात ध्यान रखी जाए कि आइसोलेटेड प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता। उसका कारण क्या है कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होने की वजह से इनका रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी कम होगा, तो क्या होगा, Q वैल्यू विल बी नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो न्यूक्लियस के बाहर कभी भी प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन नहीं होगा। हाँ, न्यूट्रॉन तो अनस्टेबल होता है, ये तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के बाहर भी। और लगे हाथ यहाँ पे एक और बात करते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वैसे तो 10th के सिलेबस में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है वो के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, राइट। प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कैप्चर्स वन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज +1, दिस इज -1 e0, एंड व्हाट वी गेट, 1 - 1 is 0, एंड दिस इज 1, तो न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो बन जाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो तो बन गए, लेकिन एक समस्या यहाँ पर और आ गई। समस्या ये आ गई कि ये तो इलेक्ट्रॉन इसने एक कैप्चर किया, तो यहाँ पर बन गई वैकेंसी, राइट। एक तो यहाँ पे चलो फील्ड है, लेकिन के शेल का एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो इस वैकेंसी को फिर फिल करने के लिए क्या होगा, किसी और ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को जंप करेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट को। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डिफरेंट, यहाँ से कर सकता है, कहीं और से कर सकता है। तो ये जो रेडिएशन निकलती है, दिस इज एक्स रेज। तो एक्स रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से इस तरह से एमिट होती हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज गामा डीके। अब गामा डीके की कहानी भी बड़ी मजेदार है। होता क्या है कि जब एक अल्फा और बीटा डीके हो गया, तो उसके बाद जो न्यूक्लियस बना, डॉटर न्यूक्लियस, उसमें जो एनर्जी जितनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, उसमें उससे ज्यादा एनर्जी है। तो क्या ऐसा समझा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स होती हैं? मैंने काफी बड़ा न्यूक्लियस बना दिया, एटम और बड़ा होगा, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो क्या यहाँ पर जो ये न्यूक्लियॉन्स हैं, ये अपनी जो इनकी डिजायर्ड एनर्जी है, क्या उससे ज्यादा एनर्जी भी ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो कई बार दे आर हैविंग एनर्जी विच आर मोर देन द डिजायर्ड एनर्जीज, तो उसको बोला जाता है कि ये हमारा जो न्यूक्लियस है ना, उसको न्यूक्लियाइड फॉर्म में ये लिखते हैं नॉर्मली,
और जब न्यूक्लियॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, वो हायर क्वांटम स्टेट पे हैं, तो हम इसको लिखते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे एक स्टार लगाते हैं. स्टार मीन दिस इज द एक्साइटेड स्टेट. तो अल्फा डिके और बीटा डिके के बाद जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है. दैट मीन डिजायर्ड से इसमें ज्यादा एनर्जी हो जाती है. तो क्या करना पड़ेगा, तो इस एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा, तभी तो स्टेबल होगा. एग्जाम्पल लेते हैं कोबाल्ट का. तो कोबाल्ट इज से 2760, और जब कोबाल्ट में एक बीटा पार्टिकल का डिके होगा तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा. हमने पहले पढ़ा कि बीटा डिके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. तो ये 28 हो गया, तो ये निकल बन जाता है. तो और ये बन गया 60, लेकिन ये निकल की एक्साइटेड स्टेट है. यू कैन पुट स्टार हियर, राइट. ये निकल स्टार मीन दिस इज एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी को एमिट करके ये थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा. और ये 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू कैन सी यहाँ जो एनर्जी लिंक है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में है. लेकिन अभी भी क्या हुआ, बन तो गया निकल ये 28 दिस 60, लेकिन अभी भी अनस्टेबल है ये. तो इसको फिर एक और गामा रे फोटोन को एमिट करना है, which is having energy 1.33 mega electron volt, and finally this becomes 28 nickel 60. Now this is stable. तो कोबाल्ट में बीटा डीके हुआ और ये बना निकल. कौन सा निकल बना ये, दिस इज एक्साइटेड स्टेट में. और जब बीटा डीके हुआ तो साथ में यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो का भी एमिशन हुआ होगा, वो बात की बात है वो, राइट. और लेकिन एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में आया तो यहाँ पर उसने दो गामा रे फोटोन्स एक न्यूक्लियस ने एमिट किए. तो दिस इज हाउ द गामा रेज दीज आर एमिटेड. सो गामा रे तभी एमिट होती हैं जब न्यूक्लियस एक हायर एनर्जी स्टेट पे होता है और वो ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए गामा रेज को एमिट करता है. तो फिर गामा डीके की इक्वेशन क्या लिखी जाए, क्या यहाँ भी कोई वेरिएशन हो रहा है एटॉमिक नंबर मास नंबर में. this is x, this is z, and this is a. So this is in the excited state. And after gamma decay, when gamma ray is decaying, is emitting, तो यहाँ पर x ही रहा, z रहा, a रहा, तो स्टार हटा सिर्फ ये. that means excited state से ground state में आया, atomic number and mass number they remain exactly same. So this was all about alpha, beta and gamma decays.